हेलो फ्रेंड्स। आज हम गणित के अति महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके जो आर्मी की एग्ज़ाम है उसमें बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यह है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। ठीक है, तो 64,000 जनसंख्या है, तो 10% वार्षिक ब्याज की वृद्धि होने पर 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्ष के पश्चात हमें टोटल जनसंख्या होगी वो कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक स्टेप पहले ले जाता हूँ और समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, तो 80 है, सपोज करो कि 80 रुपीज़ है मेरे पास, तो उसमें 20% की वृद्धि होती है, इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो वो संख्या कितनी होगी, वृद्धि के बाद की टोटल संख्या कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, जो ट्रेडिशनल ट्रिक है वो हम क्या यूज़ करेंगे कि पहले तो हम 80 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 80 का 20% कितना आया, 16 आया। अब हमें 20% 80 का 20% निकालने के बाद जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 80 में हम जोड़ देंगे 16, यानी कि वो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कहा था कि 80 का 20%, तो 80 में 20% की वृद्धि होती है तो वो संख्या कितनी होगी, 96 होगी। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल ट्रिक। लेकिन हमें क्या करना है, तो हमें जो ट्रिक के साथ यूज़ करना है तो वो एकदम सिंपल है। तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखो, तो 80 में 20% की वृद्धि होती है, तो सपोज करो कि 100 पे कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखो, 100 पे 20% की वृद्धि होगी तो वो कितनी होगी, 120 की होगी। तो 80 पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 80 गुणा हम 120 करेंगे, बटे में हम 100 करेंगे, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट वृद्धि के बाद की जो संख्या है वो आ जाएगी। 12 गुणा 8 करेंगे तो 96 आ गया, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल गया। तो यही जो ट्रिक है ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये जो क्वेश्चन 1 नंबर है उसमें इस्तेमाल करेंगे। देखो किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है कि 64,000 की वस्ती है, उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद वो वृद्धि कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 वर्ष के बाद यदि 10% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 1 वर्ष के बाद वो टोटल संख्या कितनी होगी। तो हम किस प्रकार से करेंगे, 10% की वृद्धि होती है यानी कि 110 कितने पे, 100 पे, यानी कि इस प्रकार से हम करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब देखो, यहाँ पे 3 वर्ष कहा है, यानी कि 110 बटे में 100 हमें 3 बार करना है। 110 बटे में 100 उसका गुणा 110 बटे में 100, ये हमें 3 बार करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ से चला गया और ये जो 3 है वो इस प्रकार से चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसका आप सिंप्लीकेशन करेंगे तो आपको जाना है कहाँ पे जाना, ऑप्शन में जाना है। तो इससे पहले यदि आपको पता हो तो इकाई का अंक फाइंड करना आपको आना चाहिए, किसी भी संख्या का हम इकाई का अंक फाइंड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 गुणा 11 गुणा 11 है। ठीक है, तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा मेरे दोस्त, तो इसका इकाई का अंक 1 आएगा। और यहाँ पे 64 का 4 है तो इसका इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 गुणा 1 करेंगे तो 4, तो इकाई का अंक जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार की ट्रिक से आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। यदि आप 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे, उसका गुणा 64 करेंगे तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, कितना वर्ष बड़ा है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम ए करेंगे, यहाँ पे हम बी करेंगे। तो ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से 7 वर्ष, यानी कि बी में हम 7 वर्ष ऐड कर देंगे तब वो ए के बराबर हो पाएगा, क्योंकि ए 7 वर्ष बड़ा है बी से, यानी कि बी में हम 7 वर्ष ऐड करेंगे तभी तो वो ए के बराबर होगा। तो ए के बराबर करने के लिए हम बी में 7 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहे, 4 वर्ष के पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। तो 4 वर्ष के पश्चात यानी कि ए प्लस 4 आएगा और बी प्लस 4 आएगा, दोनों में 4 वर्ष ऐड हो गए। ठीक है, उसके पश्चात ए की आयु बी की आयु जो है वो ए की आयु की
आधी हो जाएगी, यानी कि ये जो बी की आयु है ये ए की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे, यानी कि ए की आयु की आधी करेंगे तभी वो बी की आयु मिल पाएगी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। समझ में आया? तो इक्वेशन 2 को हम और अच्छी तरीके से लिखें तो a + 4 इज इक्वल टू बी 2b + 8 इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि a इज इक्वल टू 2b + 4। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि 4 को यहाँ जाने दिया तो 8 में से घट जाएगा, यानी कि वो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, यही इक्वेशन 2 है। अब देखो हमें ए और बी क्या करना है, ए और बी की आयु का योग, वर्तमान जो आयु है तो वर्तमान आयु का योग a + b होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए और बी हमें फाइंड करना होगा। तो ए और बी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, तो उसमें हमें बी की आयु सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू है यहाँ पे b + 7 है, ये 2 में पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा मेरे दोस्त? पूरा इक्वेशन है वो बी में आ जाएगा। तो देखो अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो आगे क्या होगा कि b + 7 इज इक्वल टू 2b + 4 इस प्रकार से आएगा। तो 3 इज इक्वल टू b, क्यों, किस प्रकार से आया? देखो b को यहाँ पे जाने दिया तो 2b में से घट जाएगा, और 4 को यहाँ पे जाने दिया तो 7 में से कम हो जाएगा 4, यानी कि 3 आंसर आएगा। तो b की आयु 3 वर्ष होगी। तो b की आयु है, हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमें ए की आयु मिल जाएगी। तो a की आयु क्या होगी? तो इक्वेशन 1 क्या है उसमें हम b की आयु ऐड करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आएगा हमारा b कितना है? 3 + 7। ठीक है, तो a कितना आया? 10। तो a हमारे पास 10 है, b हमारे पास 3 है, तो इनका योग वर्तमान, यह और इसकी वर्तमान आयु है, उसका योग कितना होगा? 10 और 3 13, यानी कि 13 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 400 में से कम क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 400 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 400 किसका वर्गमूल है। 400 खुद एक संख्या का वर्गमूल है। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है? तो 400 का वर्गमूल है वो है 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 400 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालता है। यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकें उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो 400 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इसमें क्या कहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो आपको ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन में है, तो हाँ, तो 400 में यदि हम 0 जोड़ दें तो वो क्या होगा? 400, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार से देखो, यदि आपको ये कहे कि 140 में कम से कम कौन सी संख्या जुड़ जाए, 140 है उसमें कम से कम कौन सी संख्या हम जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको पता होगा कि कम से कम जोड़ना है, तो 12 का वर्ग आपको पता होगा कितना होगा? 144 होगा 12 का वर्ग। तो ये 144 है, तो ये है 140 है 144 के करीब है, यानी कि इसमें 4 हम जोड़ दें तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। अगला है, देखो क्या कहा है कि राम की आय मोहन की आय की 20% कम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम, यहाँ पे लिखता हूँ मोहन। ठीक है, तो राम की जो आय है मोहन की आय से 20% कम है। तो मोहन की आय हम सपोज कर लेंगे कि 100 रुपीज़ है। अब 20% कम है, यानी कि राम की आय मोहन की आय के 20% कम है, तो इसका क्या होगा? ये 80 रुपीज़ होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 अंक हमें मिल गए। अब देखो आगे क्या कहा है कि मोहन की जो आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कितने प्रतिशत अधिक, कितने रुपीस, सबसे पहले तो कितने रुपीस अधिक है, तो 20 रुपीस अधिक है। लेकिन कितने पे, 80 पे 20 रुपीस अधिक है। ठीक है, तो आपको दूसरी तरीके से करा तो 80 रुपीस पे 20% अधिक है। तो देखो 100 रुपीस होगा तो वहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 20 गुणा 100 बटे में 80, इस प्रकार से करना है। 20 से ये 4 बार चला गया और 4 से ये 25 बार चला गया, तो 25% होगा। यानी कि मोहन की आय राम की आय से 25% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा है, 125 बटे में 625 का निम्नतम मान क्या होगा, इसका निम्नतम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो 125 और 625, तो 125 है, इसको हम 5 से डिवाइड करें तो कितने से जाएगा, तो 25 से ये 25 से चला जाएगा। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये 625 है, ये 25 गुणा 25 है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो 25 से 25 चला गया तो बचा क्या, तो 1/5 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से आपको बता दूँ हूँ, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स करने हैं इसके। यानी कि 125 है तो उसको हम 5 गुणा 25 करेंगे। अब 625 आपको पता होगा कि वो किसका वर्गमूल है, सॉरी 625 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि यदि हम 25 गुणा 25 करेंगे तो हमें 625 मिल जाएगा। तो यहाँ से 25 चला गया और यहाँ से 5 से ये कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, तो आपका आंसर आ गया 1/5। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।